नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। एमपी और छत्तीसगढ़ में राज्यसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है। एमपी से जहां कांग्रेस ने एक बार फिर विवेक तन्खा को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं छत्तीसगढ़ से रंजीत रंजन और राजीव शुक्ला को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं बीजेपी ने एमपी से अभी केवल एक सीट पर दांव खेला है। कविता पाटीदार को उम्मीदवार बनाकर बहुत सारे संकेत दे दिए हैं। अभी दूसरे सीट पर बीजेपी का चेहरा कौन होगा पता नहीं चल पाया है। आज हम अपने खास कार्यक्रम में राज्यसभा की रेस को लेकर ही चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं। राज्यसभा की 57 सीटों पर 10 जून को चुनाव होना है। 31 मई को नामांकन की आखिरी तारीख है। बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश से बीजेपी ने पंचायत चुनाव से पहले बड़ा दांव खेलते हुए ओबीसी वर्ग से आने वाली कविता पाटीदार को राज्यसभा चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। इंदौर की रहने वाली कविता पाटीदार फिलहाल मध्य प्रदेश बीजेपी में महामंत्री के पद पर हैं। कविता पाटीदार को मालवा में ओबीसी का बड़ा चेहरा माना जाता है। इंदौर जिला पंचायत की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। मध्य प्रदेश से दिग्गज नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील विवेक तन्खा को कांग्रेस दोबारा राज्यसभा में भेज रही है। विवेक तन्खा के नाम पर ऐलान खुद कांग्रेस के वरिष्ठ कमलनाथ ने किया था। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटें खाली हो रही हैं। विधायकों के संख्या बल के अनुसार राज्यसभा में 1 सीट कांग्रेस को तो 2 सीट बीजेपी को मिलेगी। कुल मिलाकर अब सबकी निगाहें बीजेपी की तरफ से घोषित होने वाले दूसरे उम्मीदवार को लेकर हैं। देखना है कि पार्टी एमपी से ही किसी को उम्मीदवार बनाती है या फिर किसी राष्ट्रीय स्तर के नेता को मैदान में उतारती है। वहीं छत्तीसगढ़ से 2 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। पार्टी की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला और लोकसभा की पूर्व सांसद रंजीत रंजन को छत्तीसगढ़ से प्रत्याशी बनाया गया है। राजीव शुक्ला उत्तर प्रदेश से आते हैं, वहीं रंजीत रंजन का संबंध बिहार से है। कांग्रेस ने टिकट बंटवारे में राष्ट्रीय समीकरणों को महत्व दिया है। राज्यसभा जाने की दावेदारी कर रहे दर्जन भर से अधिक स्थानीय नेताओं में किसी को मौका नहीं मिला है। देखिए, केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय सोनिया गांधी जी ने बड़ी सोच समझकर ही निर्णय लिया है और आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी कैसे मजबूत हो, लोकसभा में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सीटें जीते, उसकी रणनीति के तहत लिया है। और हाईकमान ने पहले ही कह दिया है, कांग्रेस जनों को कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। अब कांग्रेस पार्टी के लिए त्याग करने की ज़रूरत है और सचमुच में आज छत्तीसगढ़ के कांग्रेस जनों के भी केंद्रीय नेतृत्व का हम स्वागत करते हैं और जो भी निर्णय लिया है कांग्रेस पार्टी के हित में लिया है और उसके दूरगामी परिणाम आएंगे और हम केंद्र में कैसे दोबारा सरकार बने उसकी तैयारी है। राज्यसभा में छत्तीसगढ़ की 5 सीटें हैं। अभी तक इनमें से 2 पर बीजेपी और 3 पर कांग्रेस के सांसद थे। 29 जून को बीजेपी के राम विचार नेताम और कांग्रेस की छाया वर्मा का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। उनकी जगह पर केवल कांग्रेस के 2 सांसदों की एंट्री होगी। ऐसे में बीजेपी से केवल सरोज पांडे रहेंगी। वहीं कांग्रेस से फूलो देवी नेताम, केटीएस तुलसी, राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन की जगह बनेगी। कांग्रेस खेमे से अब केवल फूलो देवी नेताम ही छत्तीसगढ़ मूल की सांसद होंगी। टीम न्यूज स्टेट। तो राज्यसभा की रेस में कई नामों का ऐलान हो गया है, कई नामों का ऐलान होना बाकी है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मध्य प्रदेश में एक नाम का ऐलान अभी होना बाकी है। आखिर किसे बीजेपी की तरफ से राज्यसभा भेजा जाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो नाम जिनका ऐलान किया गया है उसमें कुछ चौंकाने वाले नाम भी हैं और कुछ ऐसे जिन पर किसी को इस बात का अंदेशा नहीं था कि इस समीकरण को साधने की भी कोई पार्टी कोशिश करेगी। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए राजेश सिरोठिया, साथ ही हमारे संवाददाता रायपुर से अंकुश शर्मा भी जुड़े हुए हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। सर, सबसे पहले जो नाम ऐलान किए गए हैं दोनों ही राज्यों में, कैसे देखते हैं सर? देखिए, जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है तो कविता पाटीदार एक ऑब्वियस चेहरा है, जो मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में जो नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जो ओबीसी आरक्षण को लेकर सारी चीज़ें चल रही थी जी, और कविता पाटीदार बड़ा नाम है। वो महू से आती हैं, जहाँ कैलाश विजयवर्गीय की कर्मभूमि रही है और उसके पहले उनके पिता श्री भैरूलाल पाटीदार विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं पटवा मंत्रिमंडल में।
तो वो एक लंबे समय से काफ़ी उनका नाम चल रहा था और वो विधायक पद की दौड़ में भी थी, सांसद में भी उनका नाम आया था। तो निश्चित रूप से उनको नवाज के पाटीदार परिवार और पाटीदार समाज जो वहाँ पर मालवा में बहुत प्रभाव रखता है, उसके बीच में घुसपैठ को अपनी बढ़ाने की कोशिश की है। क्योंकि 2018 के चुनाव में बीजेपी से थोड़ा सा वोट बैंक आदिवासियों का और ओबीसी का छिटका था, जिसके कारण उतने माकूल नतीजे उनको नहीं मिले थे। जहाँ तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, तो छत्तीसगढ़ में तो जंबो जेट विधायक हैं भूपेश बघेल के साथ में, बीजेपी के तो कोई वहाँ चांस है ही नहीं। लेकिन कांग्रेस ने वहाँ पर जो बिहार के जो बाहुबली नेता हैं पप्पू यादव, उनकी पत्नी रंजन को जो टिकट दिया है और राजीव शुक्ला को दिया है, तो कांग्रेस के पास तो स्थिति ये है कि और बाकी राज्यों में उनके पास संख्या बल इतना है नहीं, ले दे के राजस्थान और आपका छत्तीसगढ़ ही बचता है। तो इन्हीं जगहों से कहीं महाराष्ट्र से कुछ करके, कहीं तमिलनाडु में डीएम के सहयोगियों से सहयोग लेके, तो लेकिन अपने बूते पे करने का तो भी दो ही राज्यों में उनकी स्थिति थी, तो उन्होंने उस हिसाब से उनको राजीव शुक्ला जी को वहाँ पर नवाजा है। तो मध्य प्रदेश का जहाँ तक सवाल है विवेक तनखा का, तो कांग्रेस ने अभी हाल ही में तय किया था कि 2 राज्यसभा के 2 कार्यकाल हम देंगे। और फिर आप देख रहे हैं जिस तरह से कश्मीर में हालात बने हुए हैं, कश्मीरी पंडितों को लेकर जो चीज़ें चल रही हैं, तो और विवेक तनखा कश्मीरी पंडित समुदाय से ही आते हैं। यानी ये समझ, ये बात जो राजेश जी आपने बताई, इससे ये समझ जरूर आ रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ये देखना चाह रही है, केंद्र पर पूरी तरीके से फोकस करना चाह रही है, और इसी दिशा में ये जो नाम ऐलान किए गए हैं, चाहे केंद्रीय मुद्दों की बात कर ली जाए, कश्मीरी पंडित का जिस तरीके से आपने जिक्र किया, उसी तरीके से उसके पीछे विवेक तनखा को आपने बताया कि इस वजह से उनके नाम का ऐलान हो सकता है। और साथ ही छत्तीसगढ़ से जो नामों का ऐलान किया गया, उसके पीछे का भी फोकस केंद्र के 2024 के लोकसभा चुनाव हैं। क्या इसे ये माना जाए? लेकिन हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम भी जुड़ गए हैं। मैं अंकुश के पास आना चाहूंगा। अंकुश, जो नाम ऐलान किए गए हैं वाकई ये चौंकाने वाले नाम है। किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि इन नामों का वहां पर चयन किया जाएगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से राज्यसभा भेजने के लिए। लेकिन अब जब इन नामों का ऐलान कर दिया गया है, राज्य की सियासत के जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं उन्हें राज्यसभा जाने का मौका नहीं मिला है, तो कांग्रेस पार्टी इसे किस तरीके से देख रही है? और क्या अभी तक कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं जिसमें यह देखने को मिल रहा हो कि कुछ अंदर खाने नाराजगी भी निकलकर सामने आई हो? हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आज विवेक तनखा जी अपना नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं। अंकुश मैं आपके पास आता हूं। शुभम सर, वहां पर किसी बड़े लीडर से बात कर रहे हो? एक स्थिति ये थी कि तो ये वो नाम हैं जिन्हें कांग्रेस पार्टी की तरफ से राज्यसभा भेजा जा रहा है। रंजीत रंजन बिहार से सांसद रह चुकी हैं, बाहुबली नेता बिहार के सांसद रहे पप्पू यादव उनकी पत्नी हैं। और जिस तरीके से नाम का ऐलान किया गया है, यह वाकई चौंकाने वाला नाम था। अंकुश, जरा बताइए आखिर इसके पीछे कौन से बड़े फैक्टर काम कर रहे हैं? क्या कांग्रेस पार्टी अब ये मानकर चल रही है या फिर इतनी ज्यादा आश्वस्त हो गई है कि छत्तीसगढ़ तो हमारा ही है, छत्तीसगढ़ में तो हमारी ही अगले साल जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें देख लेंगे हम, अभी तो केंद्र पर फोकस करना है? क्या केंद्र पर फोकस की दिशा में ये है? देखिए, इन तमाम सवालों के 3 फैक्टर निकलकर सामने आते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जब राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था, उसके पहले जो छत्तीसगढ़ प्रदेश के जो सचिव हैं, प्रभारी सचिव हैं, उनसे हमारी जब बातचीत हो रही थी तो उन्होंने एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि आने वाला 2024 का जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मोदी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी वर्सेस चुनाव होना है। मतलब उस दौरान ये संकेत देने की कोशिश थी कि अब कांग्रेस पार्टी का देश भर में अगर कोई फोकस है तो वो 2024 का चुनाव है। चूँकि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी बहुत कमज़ोर है कांग्रेस के मुकाबले, 71 विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के पास बीजेपी की अपेक्षा।
तो बड़ी मजबूती के साथ यहाँ से 2 राज्यसभा की सीटें जैसे ही खाली हुई, उसके बाद दोनों ही सीटों पर कब्जा कांग्रेस का पहले से तय था। अब जिस तरीके से ये दोनों नाम लिए गए हैं, एक नाम बाहर से था, एक नाम बाहर से होना था, इसको लेकर पहले से ही कयास लगा लिए गए थे कि एक नाम दिल्ली से तय किया जाएगा जो बाहर से रहेगा, लेकिन एक नाम छत्तीसगढ़ से नहीं होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। लगातार सभी जितने भी, चाहे वो राज्यसभा जाने वाले इच्छुक उम्मीदवार हों, चाहे वो पार्टी के आला नेता हों, इसके पहले कई तरह की चर्चाएं हुई हैं। उन चर्चाओं में कहीं ना कहीं एक बात बिल्कुल निश्चित तौर पर कही जाती रही है कि एक जो स्थानीय नेता है, एक जो स्थानीय कैंडिडेट है वो छत्तीसगढ़ से रहेगा और एक बाहर से आएगा। लेकिन अचानक से अगर दोनों ही कैंडिडेट बाहर से भेज दिए गए, इसको लेकर कहीं ना कहीं भीतर खाने चर्चाओं का बाजार जो है वो बहुत गर्म है। और चर्चाओं के साथ साथ छत्तीसगढ़ के विपक्ष को यानी बीजेपी के लीडर्स को एक बड़ा मौका मिला है सवाल खड़े करने का, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी लगातार दावा करती आ रही है कि यह छत्तीसगढ़ की सरकार है, छत्तीसगढ़ियों की सरकार है और छत्तीसगढ़िया वाद के लिए यहाँ पर सरकार काम कर रही है, छत्तीसगढ़ के हिसाब से यहाँ पर सरकार काम कर रही है। इसको लेकर लगातार उम्मीद लगाई जा रही थी कि किसी एक छत्तीसगढ़िया व्यक्ति को राज्यसभा जाने का मौका मिलेगा। ऐसा हुआ नहीं है। इसके बाद जब कांग्रेस प्रेसिडेंट से इस पूरे मसले पर सवाल किए गए, उनसे जब पूछा गया कि अचानक से ऐसा हो गया कि दोनों ही कैंडिडेट्स बाहर से तय कर दिए गए हैं, तो स्पष्ट तौर पर उनका कहना है कि आला कमान ने तय किया है और आला कमान ने जो तय किया है वो छत्तीसगढ़ कांग्रेस को मान्य है। आला कमान ने तय क्यों किया है इसका भी उन्होंने एक उदाहरण दिया, एक कारण बताया। उन्होंने कहा कि 2024 में जो देश में जो चुनाव होंगे उसमें देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनानी है, इसलिए इस तरीके के डिसीजन लिए जा रहे हैं ताकि आने वाले समय में आज के डिसीजन का फायदा उस टाइम पर हो। ये बात हो गई। हाँ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो लोग उम्मीद लगाए बैठे थे, जो हाँ बोलिए अंकुश। समयानुसार जो हाँ, बात यहीं से उठकर निकलकर सामने आती है कि जो लोग लगातार लंबे समय से उम्मीद लगाए बैठे थे कि इस बार कांग्रेस पार्टी के पास संख्या बल ज़्यादा है और छत्तीसगढ़ के किसी एक व्यक्ति को मौका मिलेगा तो वो राज्यसभा जाएगा। ऐसे में विपक्ष ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है कि छत्तीसगढ़ से अगर कोई कैंडिडेट्स राज्यसभा जाता तो जो राज्यसभा में जो मुद्दे हैं वो छत्तीसगढ़ के विषय में रख पाता, छत्तीसगढ़ के बारे में जो है सोच पाता, छत्तीसगढ़ की चिंता रहती और कहीं ना कहीं अगर छत्तीसगढ़ से कोई जाता तो छत्तीसगढ़ का इससे भला होता। ये विपक्ष ने एक सवाल उठाया और सवाल उठना लाजमी भी है। कई तरह की बातें पहले भी होती रही हैं, लेकिन अब तो हालांकि तमाम बातों पर विराम लग गया है। कांग्रेस पार्टी के आला कमान ने 2 कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं, जिसमें एक बिहार से पूर्व सांसद आती हैं, दूसरा पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक पूरी रणनीति सभा चुनाव पर है। लेकिन उससे पहले 2023 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों जगह चुनाव होने हैं। ऐसे में क्या इन राज्यों में जो चुनाव है उन पर कांग्रेस पार्टी ये मानकर चल रही है कि 2024 के चुनाव पर ही फोकस रहेगा, यहां तो हम जैसे तैसे देख लेंगे, और अगर 2023 के जो दोनों राज्यों में चुनाव है वहां से अगर इन पर विशेष तौर पर फोकस नजर नहीं आ रहा है तो क्या वजह समझे? और ये जो नाम ऐलान किए गए हैं इसके पीछे कौन से बड़े फैक्टर काम किए हैं? मुझसे पूछा सवाल मुझसे है ना? जी जी राजेश जी आपसे है, बोले सर। जी जी, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पिछले 19 सालों से यहाँ बल्कि 20 साल मान लीजिए, 20 साल से ओबीसी की पॉलिटिक्स कर रही है, केवल ओबीसी की। वो पार्टी जिसको ब्राह्मण बनियों की पार्टी कहा जाता था, वो केवल फोकस्ड वर्किंग है उसकी ओबीसी पर। उनके मुख्यमंत्री बने तो ओबीसी बने तीनों, उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान, और सारी चीज़ों का फोकस इस पर होगा। कांग्रेस ने पहली बार उनको नगरीय निकाय में घेरने का मौका मिला था, लेकिन कांग्रेस जो है खुद ओबीसी की पॉलिटिक्स को लेके बहुत वो चीज़ कर रही है। आपको याद होगा 2018 के चुनाव के ठीक पहले अरुण यादव, जो कि ओबीसी वर्ग के एक बड़े नेता माने जाते हैं निमाड़ के, उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया था और ऑब्वियस सा उनका नाम भी था कि वो अरुण यादव का नाम कंसीडर होगा, लेकिन वो नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ ही कांग्रेस का फोकस है और वो स्टेट में जो ओबीसी की राजनीति चल रही है उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं है।
राजेश जी, इन नामों के ऐलान होने के साथ ही कांग्रेस पार्टी के पक्ष में कौन सी बातें जा रही हैं और विपक्ष में कौन सी बातें जा रही हैं? नहीं, स्टेट के लिहाज से अगर देखा जाए तो कांग्रेस के पक्ष में कोई बात नहीं आ रही है। सेंट्रल के लक्ष्य के हिसाब से देखा जाए तो कि पार्टी ने तय किया है कि वे 2 बार राज्यसभा में मौका देंगे, नंबर 1 चीज़। और नंबर दूसरी चीज़ ये कि हमें सेंट्रल में वो कश्मीरी पंडित वाला मुद्दा है उसको डाइल्यूट करना है, जिसको लेके कि बीजेपी उनको बहुत बुरी तरह से घेरती आ रही है। ठीक है राजेश जी, आता हूं मैं आपके पास। शुभम हमारे संवाददाता भोपाल से बने हुए हैं। शुभम, जिस तरीके से ओबीसी आरक्षण के मसले को लेकर कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लगातार भुनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब नाम के ऐलान होने की बात आती है तो विवेक तन्खा को वापस से कांग्रेस पार्टी राज्यसभा भेज रही होती है। कई नामों का वहां पर चर्चा हो रही होती है, लेकिन उन सब नामों को दरकिनार किया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी वर्ग से ही एक महिला को राज्यसभा भेजने का काम किया है। अब इसी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को घेरने की रणनीति भी बना रही है और कांग्रेस को घेरने की कवायद में अब आगे बढ़ती हुई भी दिखाई दे रही है। बयानबाजी तेज हो गई है। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा। और कुछ ही देर पहले हम अरुण यादव से भी बातचीत कर रहे थे, जो कि इस वक्त विधानसभा में पहुंचे हैं। चूंकि विवेक तन्खा कुछ ही मिनटों बाद विधानसभा में होंगे, अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और उनसे यही सवाल थे हमारे कि देखिए, ओबीसी को लेकर जो बातचीत हो रही थी, बीजेपी ने तो अपना दाव खेल दिया, कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे रह गई। इसी का लेकर अरुण यादव भी यही बात करें कि देखिए, हमेशा कांग्रेस पार्टी ओबीसी वर्ग के साथ रही है। अगर किसी ने छलावा किया है तो वो बीजेपी ने किया है। मगर अब आप देखिए कि जिस तरह की सियासत हमें मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को लेकर देखने को मिल रही थी, ओबीसी आरक्षण को लेकर देखने को मिल रही थी, और कहीं न कहीं अगर बीजेपी फुट पर जा रही थी, क्योंकि कमलनाथ लगातार सवाल कर रहे थे कि क्या 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को आने वाले चुनाव में मिलेगा। और इसका जवाब चूंकि बीजेपी इसी तरह से देती है कि देखिए, कांग्रेस के ही नेता जो हैं वो कोर्ट में गए थे और उन्होंने ही ओबीसी का आरक्षण एक तरह से कोर्ट ने छीना, और उसके बाद हमने पुनर्विचार याचिका लगाई, तब जाकर फिर से आरक्षण दिया गया। तो ऐसे में हमने तो हमारी ओर से एक तो महिला, ऊपर से ओबीसी नेता को जो है वो राज्यसभा में भेजा है। मगर कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने उसी वकील को राज्यसभा भेज दिया जो कि ओबीसी वर्ग के साथ छलावा कर रहा था या उनके लिए ही कोर्ट गया था। तो इस तरह की आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हमें फिलहाल देखने को मिल रही है। हालांकि अरुण यादव ने यह भी कहा कि विवेक तन्खा हमारे सीनियर लीडर हैं, एक वरिष्ठ लॉयर हैं, कांग्रेस पार्टी के भी कई लीगल सेल के एक तरह से इंचार्ज भी हैं। और इन सब चीज़ों को देखते हुए ही विवेक तन्खा को एक बार फिर से राज्यसभा भेजा गया है। हालांकि ये निर्णय बहुत समय पहले ही ले लिया गया था। राजेश जी, आप कुछ कह रहे थे, जरा बताइए। जिस तरीके से यह फैसला लिया गया है, क्या कहेंगे? हाँ, मैं ये कह रहा था कि 1993 में दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री बने और 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत नगरीय निकाय और वो चुनाव कराए गए पंचायत के, तो 14% आरक्षण जो है दिया गया था पिछड़ों के लिए। और क्योंकि टोटल लिमिट 50% रखना थी, क्योंकि मध्य प्रदेश में 20% आरक्षण जो है वो आदिवासियों के लिए और 16% अनुसूचित जाति के लिए है जी। तो 50% की उसको करते थे। लेकिन मौजूदा ज़मीनी हालात तब से ये रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 45 और 50% ओबीसी जीतते आए हैं, क्योंकि जो अनारक्षित जो सीटें हैं जो दूसरी बच जाती हैं 50%, वो अनारक्षित सीटें हैं, वो सामान्य सीट नहीं है कि उसमें सामान्य सीट का लोग जीतेगा। तो ओबीसी के जो है वो 14% जो ओबीसी के लिए आरक्षित थे, उस पर तो ओबीसी जीते। खासतौर से जहाँ पर ओबीसी के बाहुल्य था, वहाँ मजबूरन कांग्रेस भाजपा ने ओबीसी को ही टिकट दिया। और जो मध्य प्रदेश में जो ओबीसी की आबादी है करीब 48 से 50%, उसी अनुपात में उनके सदस्य जीतते रहे हैं। तो ये सारी राजनीति जो चुनावी और ये अभी सब होती रही है मध्य प्रदेश में, ये सब पाखंड के सिवा कुछ नहीं है। एक राजनीतिक पाखंड के सिवा कुछ नहीं था, क्योंकि वो तो ओबीसी आरक्षण दो या ना दो, वो तो अपने बूते पर अपने संख्या बल के दम पर वो स्वयं जीत रहे हैं। ठीक, अंकुश, जिस तरीके से इन नामों का ऐलान किया गया है, आपने वहां पर प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के उनसे भी बात की। उनकी तरफ से कहा गया कि केंद्र का जो फैसला है, जो केंद्र नेतृत्व का, वही हमें स्वीकार है। लेकिन राज्य से भी तो नाम गए होंगे ना, बातचीत चर्चा तो हुई होगी बड़े लीडर्स की। खुद वहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी दिल्ली गए थे, खबर थी कि मुख्यमंत्री भी जाएंगे, तो चर्चा हुई होगी, कुछ नाम यहां से भी गए होंगे। क्या किसी पर फाइनल मुहर नहीं लगी है?
और साथ ही क्योंकि नामों का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन कौन से नाम थे जिन्हें लेकर कांग्रेस पार्टी का जो प्रदेश संगठन था वो आगे बढ़ा था? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर सवाल भी किया गया था और सवाल का जवाब सिर्फ यही आया है कि आला कमान ने जो तय किया है वही उसी हिसाब से कांग्रेस पार्टी आगे चलेगी। एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा जो है पिछले 4-5 दिनों से चल रही, जब तक नाम तय नहीं हुए थे तब तक कई तरह की चर्चाएं चल रही थी। पहले ये खबर आई कि 15 लोगों का एक पैनल जो है वो दिल्ली भेजा गया है, उन 15 लोगों में से एक नाम तय होना है और जो छत्तीसगढ़ के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। उसके बाद फिर कहा गया कि कई 3 ऐसे नेता हैं जिनको लेकर सामाजिक तौर पर जो है पत्र लिखे गए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के नाम पर, उनमें से कोई एक नाम तय हो सकता है। आखिर में एक नाम सामने आया जिनको कहा गया कि तुलसी यादव जो हैं उनको 4 धाम की यात्रा से वापस बुलाया गया है। मतलब लगातार ये खबरें फैलना शुरू हो गई कि छत्तीसगढ़ से तुलसी यादव का नाम फाइनल हो सकता है। कई तरह के कयास चलते गए, कई तरह के कयास लगाए गए, लेकिन लास्ट में जब लिस्ट सामने आई तो सबके लिए चौंकाने वाली थी। अब ये लिस्ट चौंकाने वाली केवल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए नहीं कही जा सकती या केवल उन लोगों के लिए नहीं कहा जा सकता कि ये चौंकाने वाली बात है जो लोग उम्मीद लगाए हुए थे। चौंकाने वाली बात उनके लिए भी है जो बाकायदा इस पूरी बैठक में शामिल हुए थे। उस बैठक में उन्होंने अपनी तरफ से कुछ सजेशन भी दिए थे, उनके लिए भी ये चौंकाने वाली बात हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से जिस लहजे से आज प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के मोहन मरकाम हमसे बात कर रहे थे, स्पष्ट तौर पे समझ में आ रहा था कि उन्होंने अपनी तरफ से सुझाव रखे थे, नाम रखे थे। छत्तीसगढ़ के लिहाज से भी ये बातें सामने रखी थी कि छत्तीसगढ़ का कोई ना कोई एक नाम होना चाहिए। बावजूद इसके उनकी बात को शायद अनदेखा कर दिया गया और दिल्ली से 2 नाम तय कर लिए गए और उन दोनों नाम को लेकर अब जब ए फार्म और बी फार्म लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वापस लौटे तो वापस लौटने के बाद एक औपचारिकता है, कल जो है नामांकन होने हैं और नामांकन के लिए आज खबरें यह भी हैं कि जो कैंडिडेट जो घोषित किए हैं कांग्रेस पार्टी ने वो आज दोपहर तक या दोपहर बाद तक रायपुर आएंगे। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर ये आगे आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ आवाजें उठती हुई भी नजर आ सकती है। शुभम, अभी बीजेपी की तरफ से दूसरे नाम का ऐलान होना बाकी है मध्य प्रदेश में। इस रेस में कौन आगे चल रहा है अभी? देखिए, बीजेपी चूंकि राज्यसभा की 3 सीटें मध्य प्रदेश से खाली हुई थी, एक कांग्रेस से और 2 बीजेपी से, तो विवेक तनखा का नाम एक तरह से डिक्लेयर हो गया है, कविता पाटीदार का नाम सामने आ गया है, दोनों ही मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। अब तीसरे नाम को लेकर जो चर्चा चल रही है उसमें यही माना जा रहा है कि दिल्ली से कोई ना कोई नाम जो है वो सामने आ सकता है, यानी कि मध्य प्रदेश से ये राज्यसभा का उम्मीदवार एक तरह से नहीं रहेगा, मध्य प्रदेश का नेता नहीं रहेगा। और ऐसे में जो हम कहते हैं कि पैराशूट एंट्री या फिर जो हमने छत्तीसगढ़ में देखा कि छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए किसी नेता को राज्यसभा नहीं भेजा गया बल्कि बाहर से ही कांग्रेस के नेताओं को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया, तो ठीक उसी तरह की उम्मीदें चल रही है, चाहे फिर वो मुख्तार अब्बास नकवी का नाम हो या फिर कुछ अन्य नाम हो। इन नामों को लेकर चर्चा फिलहाल भोपाल में चल रही है। राजेश जी, जिस तरीके से अगर छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए तो राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन के नाम का ऐलान किया गया। इन दोनों नामों के पीछे कौन से वो फैक्टर रहे हैं? राजीव शुक्ला प्रियंका गांधी के करीबी माने जाते हैं, रंजीत रंजन की बात कर ली जाए तो वो अपने बयानों को लेकर या फिर हमेशा से ही सरकार को घेरने में उनके मुखर तेवर रहे हैं। देखिए, राजीव शुक्ला मेरे तब से मित्र हैं जब वो रविवार मैगजीन में विशेष संवाददाता हुआ करते थे, और मैं जहाँ तक उनको जानता हूँ उनकी फितरत को, वो अमिताभ बच्चन के जरिए जुड़े राजीव गांधी से, और राजीव गांधी से जब से जुड़ने के बाद उनका लगातार गांधी फैमिली के साथ में एसोसिएशन बना रहा। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, जो पप्पू यादव की वाइफ का जो सवाल है वो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में एक यादव समीकरणों को संभालने के लिहाज से उन्होंने भी किया है और दिल्ली के चुनाव के हिसाब से भी किया है। कमलनाथ का जहाँ तक सवाल है वो कश्मीरी पंडित वाले फैक्टर के साथ में कमलनाथ के भी करीबी माने जाते हैं। और याद रखना चाहिए कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में अरुण यादव को डिस्प्लेस करके ही प्रदेश अध्यक्ष बने थे कमलनाथ जी, तो निश्चित रूप से अरुण यादव उनकी प्रायोरिटी में तो थे ही नहीं। तो कुल मिला के समीकरण ये है। और जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, अमूमन ये परंपरा रही है कि एक दिल्ली से नाम तय बीजेपी करती है, एक भोपाल का रखती है, लेकिन अभी संपत्ति हुई के जिनका कार्यकाल पूरा हो रहा है उनका भी एक दावा ये है कि उनको, क्योंकि वो आदिवासी नेता हैं
और उनका पूरा कार्यकाल 6 साल का तो उनको मिला नहीं है, इसलिए उनका भी एक क्लेम बन रहा है। फिर उसके बाद में जबलपुर के 2 नेता हैं बड़े, पर्यटन निगम के अध्यक्ष हैं विनोद गोटिया, उसके अलावा जो है डॉक्टर जितेंद्र जामदार जो कि संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। ऐसे नाम जो है अभी भी चर्चा में चल रहे हैं। और लाल सिंह आर्य का नाम एक दलित नेता के रूप में, वो भी बिल्कुल निश्चित रूप से शिद्दत से, क्योंकि वो चंबल की राजनीति से आते हैं और अभी सिंधिया समर्थक जो विधायक उनकी जगह बन गया है और वो अनुसूचित जाति मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो उनका भी एक दावा पुख्ता है। ठीक अंकुश, क्या इसे ऐसे भी देखा जा सकता है कि जो छत्तीसगढ़ से नामों का ऐलान किया गया है, कांग्रेस पार्टी, क्योंकि लोकसभा की बात कर ली जाए और राज्यसभा की बात कर ली जाए, लोकसभा में तो बेहद कमजोर नजर आती है, राज्यसभा में भी कमजोर नजर आती है, तो कुछ ऐसे नेताओं को भेजा जाए जो केंद्र सरकार को घेरने का काम कर सके, जो अपने तीखे बयानबाजी सरकार को घेरने के लिए हमेशा मुखर तेवर नजर आते हैं। कुछ राज्यसभा की बात हो या लोकसभा की बात हो, वहां पर सरकार से तीखे सवाल पूछे जा सके। देखिए, अगर इस लिहाज से देखा जाए तो बिल्कुल मैं इस बात से सहमत इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ से छाया वर्मा की सीट खाली हुई है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो सांसद हैं, तो छाया वर्मा का नाम सदन की कार्रवाई के दौरान कई बार सुनने देखने को मिला है। कई तरह की कार्रवाइयों में केंद्र सरकार को घेरने को लेकर कई तरह के सवाल खड़े करते नजर वो आई हैं, लेकिन बावजूद इसके उनको दोबारा अगर मौका नहीं दिया गया है और बाहर से किसी कैंडिडेट को मौका दिया गया है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये आने वाले 2024 के चुनाव की तैयारी है। ऐसे हर वर्ग, हर प्रदेश, हर राज्य को साधने की कोशिश है, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य सदा हुआ है। छत्तीसगढ़ में और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के 2024 की तैयारी में कांग्रेस पार्टी यहां से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और उसी दिशा में ये कदम भी उठाए जा रहे हैं। राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही अंकुश और शुभम, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अंकुश हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए थे और साथ ही शुभम भोपाल से तमाम जानकारी दे रहे थे। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही।